आपका स्वागत है। हमारे सामने 19 जनवरी 2026 से जुड़ी कई खबरें हैं। पहली नज़र में ये सब अलग-अलग लगती हैं। कहीं कोई नई नियुक्ति है, कहीं तकनीक का कोई कमाल, तो कहीं पर्यावरण से जुड़ी कोई बड़ी बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी ग्रीन एनर्जी की सबसे बड़ी खबर से। सुनने में आया है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत में लग रहा है। कहाँ और क्या है ये पूरा मामला? हाँ, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लग रहा है और इसमें करीब $10 बिलियन का निवेश है। $10 बिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है, पर इसे ग्रीन क्यों कहा जा रहा है? हाँ, यही इसकी सबसे खास बात है। ग्रीन अमोनिया का मतलब है कि इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा, मतलब सौर और पवन ऊर्जा। इससे प्रदूषण लगभग शून्य होता है। अच्छा, ये तो कमाल है। लेकिन मैंने सुना है कि ये किसी पुरानी फैक्ट्री की जगह पर बन रहा है। आपने सही सुना, ये एक मौजूदा फर्टिलाइजर प्लांट को ही अपग्रेड करके बनाया जा रहा है। इसे बिजनेस की भाषा में ब्राउनफील्ड कन्वर्जन कहते हैं। मतलब नई जमीन लेने के बजाय पुरानी, कम इस्तेमाल हो रही औद्योगिक जगह को ही नया रूप दे देना। इससे लागत और समय दोनों बचते हैं। और ये अमोनिया जाएगी कहाँ? यहाँ बनने वाली अमोनिया जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे देशों को एक्सपोर्ट की जाएगी, जो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक बड़ा उत्पादक और कह सकते हैं कि एक निर्यातक बनने की राह पर है। ऊर्जा की बात चली रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का मुख्यालय भी तो भारत में ही है। बिल्कुल, ये गुरुग्राम में है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ISA का मुख्यालय भारत में होना इस बात का प्रतीक है कि दुनिया सौर ऊर्जा के मामले में भारत के नेतृत्व को मान रही है। और इसका मुख्य काम क्या है? इसका काम यही है कि सदस्य देशों के बीच टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और वो पैसा जुटाने में मदद करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा देश सौर ऊर्जा को अपना सकें। तो एक तरफ हम बिल्कुल नई भविष्य की तकनीक पर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ IIT गुवाहाटी से खबर आई है जहां वो बांस जैसी पारंपरिक चीज को भविष्य की गाड़ियों का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। ये सुनने में जितना दिलचस्प लगता है, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? ये सुनने में जितना दिलचस्प है उतना ही प्रैक्टिकल भी है। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस के फाइबर को मजबूत बनाकर एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल तैयार किया है जिसे कार के डैशबोर्ड, दरवाजे के पैनल, इन जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब प्लास्टिक की जगह पर? हाँ, ये प्लास्टिक का एक बेहतरीन पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। ये न सिर्फ हल्का और सस्ता है, बल्कि काफी मजबूत भी है। लेकिन बांस को मजबूत बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मजबूत बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें पर्यावरण के लिए ठीक न हो? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर इस रिसर्च की खूबसूरती है। इसे मजबूत बनाने के लिए बायो बेस्ड एपॉक्सी का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का प्राकृतिक गोंद है जो खुद भी पौधों से ही बनता है। अच्छा, तो पूरा मटेरियल ही सस्टेनेबल है? बिल्कुल। ये रिसर्च दिखाती है कि कैसे हम अपने ही स्थानीय संसाधनों से बड़ी बड़ी औद्योगिक समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ये तो वाकई परंपरा और प्रगति का संगम है। चलिए अब व्यवस्थाओं में हो रहे बदलावों की बात करते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत, ये कहाँ बनी है? ये केरल के वायनाड जिले की कलपेट्टा अदालत है। और पेपरलेस का मतलब सिर्फ फाइलों को स्कैन करना नहीं है। यहाँ केस फाइल करने से लेकर सबूत पेश करने, बहस और यहाँ तक कि फैसला सुनाने तक सब कुछ डिजिटल है। सब कुछ? इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? क्या इससे केस जल्दी निपटेंगे? निश्चित रूप से। सोचिए, हर केस के लिए कागज के हजारों पन्ने, उनको रखने की जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च और समय, ये सब बच रहा है। इसे ही ग्रीन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं ना? जी बिल्कुल, पर्यावरण हितैषी न्याय प्रणाली। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है रफ्तार। अब वकील या जज एक क्लिक पर किसी भी केस की कोई भी फाइल देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें AI का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो लंबे लंबे दस्तावेजों की समरी बना सकता है या आवाज को टेक्स्ट में बदल सकता है। वाह, इससे तो पूरी प्रक्रिया बहुत कुशल हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, ये एक शानदार कदम है। लेकिन क्या हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों के वकीलों या लोगों के लिए टेक्नोलॉजी तक पहुंचना एक चुनौती हो सकती है? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। इस बदलाव को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और डिजिटल साक्षरता की जरूरत होगी।
सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक न्याय पाने में रुकावट ना बने, बल्कि उसे और आसान बनाए। ये एक चुनौती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सही बात है। सिस्टम में बदलाव सिर्फ तकनीक से नहीं, सही लोगों के आने से भी होता है। कुछ बड़ी नियुक्तियां भी हुई हैं, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC में। हाँ, प्रवीण वशिष्ठ को नया सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। वो 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। अच्छा, तो इस नियुक्ति के बाद CVC अब अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकेगा? जी, अब वो 3 सदस्यीय टीम पूरी हो गई है और CVC केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो एक पूरी टीम का होना प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बहुत जरूरी है। और टेक की दुनिया में भी एक बड़ी नियुक्ति हुई है। मेटा यानी फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन बनाया है। ये पद कितना अहम है? ये बहुत अहम है। दीना पॉवेल सिर्फ एक पद नहीं संभालेंगी, बल्कि मेटा की पूरी रणनीति और अरबों डॉलर के निवेश को दिशा देंगी। उनका बैकग्राउंड फाइनेंस और पब्लिक सर्विस दोनों में रहा है। तो मेटा के लॉन्ग टर्म विजन के लिए ये जरूरी था। बिल्कुल। मेटा जिस तरह से मेटावर्स और AI जैसी नई चीजों पर दांव लगा रहा है, उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था और नीतियों को भी समझता हो। एक और नियुक्ति PNB हाउसिंग फाइनेंस में हुई है। अजय कुमार शुक्ला को MD और CEO बनाया गया है। क्या इस नियुक्ति से हमें कंपनी की भविष्य की दिशा का कोई संकेत मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अजय कुमार शुक्ला का पिछला अनुभव रिटेल बैंकिंग में बहुत मजबूत रहा है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि PNB हाउसिंग फाइनेंस अब बड़े कॉरपोरेट लोन्स के बजाय छोटे व्यक्तिगत होम लोन्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता है। अच्छा, मतलब पहली बार घर खरीदने वालों के लिए मौके बढ़ सकते हैं। हाँ, और कंपनी की पहुंच छोटे शहरों तक बढ़ सकती है। तो एक नियुक्ति सिर्फ एक व्यक्ति का बदलाव नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की सोच का बदलाव हो सकती है। चलिए अब कुछ ऐसे मील के पत्थरों की बात करते हैं जो हमें हमारी विरासत की याद दिलाते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाली खोज हुई है दुनिया की सबसे पुरानी नदी के बारे में। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग लारा पिंटा कहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह नदी 30 से 40 करोड़ साल से लगातार बह रही है। 40 करोड़ साल? ये तो कल्पना से भी परे है। आखिर इतने लंबे समय तक इसका अस्तित्व कैसे बना रहा? इसका राज उस इलाके की भूवैज्ञानिक स्थिरता में छुपा है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक मेज पर रखी प्लेट है। अगर वो मेज लाखों करोड़ों साल तक बिल्कुल ना हिले, तो उस पर रखी प्लेट भी वैसी ही रहेगी। इस नदी के आसपास की जमीन भी उसी मेज की तरह भूगर्भीय रूप से बेहद शांत और स्थिर रही है। मतलब कोई बड़े भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं नहीं हुई? जी बिल्कुल। ये नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती गवाह है। वाह, एक जीती जागती विरासत। और विरासत को सहेजने की ऐसी ही एक कोशिश मध्य प्रदेश में भी हुई है, जहां एक टाइगर रिजर्व का नाम बदला गया है। जी, मध्य प्रदेश में हाथापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांडकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये वन्यजीव संरक्षण को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की एक बहुत सुंदर कोशिश है। डॉक्टर वाकणकर कौन थे? डॉक्टर वाकणकर एक महान पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाओं जैसी विश्व धरोहर की खोज की थी, जो इसी इलाके में है। अच्छा, तो अब ये नाम उस विरासत को सम्मान देता है? बिल्कुल। तो अब जब कोई इस टाइगर रिजर्व में जाएगा, तो वो सिर्फ बाघों को नहीं देखेगा, बल्कि उस इंसान को भी याद करेगा जिसने हमें हमारे हजारों साल पुराने इतिहास से जोड़ा। ये कदम दिखाता है कि हमारे जंगल सिर्फ जानवरों के घर नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा हैं। और पारंपरिक ज्ञान को सम्मान देने की एक और पहल स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई है। आदिवासी चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम हैदराबाद में हुआ और ये अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इसका मकसद है पारंपरिक ज्ञान रखने वाले आदिवासी चिकित्सकों को देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना। उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई? उन्हें ये ट्रेनिंग दी गई कि कैसे वे अपने ज्ञान को दस्तावेजों में दर्ज करें, कब मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर करना है और बुनियादी स्वास्थ्य जागरूकता कैसे फैलाएं। ये पारंपरिक चिकित्सा को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे मुख्यधारा के स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सम्मानपूर्वक जोड़ने की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ और मील के पत्थरों पर नजर डालते हैं। खेल की दुनिया से भारत को अपना 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर मिला है। जी, आर्यन वार्ष्णेय ने ये उपलब्धि हासिल की है।
ये संख्या 92 अपने आप में एक कहानी कहती है। ये दिखाती है कि भारत शतरंज की दुनिया में एक महाशक्ति बन चुका है और हमारे पास विश्वनाथन आनंद की विरासत को आगे ले जाने वाले युवाओं की एक पूरी फौज तैयार हो रही है। ग्रैंड मास्टर बनना तो बहुत मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल। इसके लिए फीदे के कड़े नियमों को पूरा करना पड़ता है। ये भारत में शतरंज के बढ़ते कल्चर का प्रतीक है। यात्रा करने वालों के लिए भी एक जरूरी जानकारी है। दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? airlineratings.com के मुताबिक 2026 के लिए ये खिताब एतिहाद एयरवेज को मिला है। ये रैंकिंग कई चीजों पर आधारित होती है, जैसे पिछले सालों का एक्सीडेंट रिकॉर्ड, सुरक्षा ऑडिट के नतीजे, पायलट ट्रेनिंग और विमानों का रखरखाव भी। हाँ, वो भी। लिस्ट में दूसरे नंबर पर कैथे पैसिफिक और तीसरे पर क्वांटास थी। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि यात्रियों के भरोसे का एक पैमाना है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कुछ हलचल रही। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। और ये भी जानना जरूरी है कि अगला यानी 18वां शिखर सम्मेलन भारत में और 19वां चीन में होना प्रस्तावित है। ये सम्मेलन इन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहां ये देश वैश्विक मुद्दों पर अपनी साझा रणनीति बनाते हैं। अंत में एक दिन जो हमें आपसी समझ और सहिष्णुता की याद दिलाता है, विश्व धर्म दिवस। हाँ, ये 2026 में 18 जनवरी को मनाया गया। इसकी तारीख हर साल बदलती है क्योंकि यह जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत 1950 में बहाई समुदाय की एक पहल से हुई थी। इसका मूल विचार यही है कि अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे को जानें, समझें और ये महसूस करें कि नफरत के ऊपर आपसी सम्मान और संवादी आगे बढ़ने का रास्ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने ग्रीन अमोनिया से लेके बांस की तकनीक तक और पेपरलेस कोड से लेकर आदिवासी ज्ञान को सम्मान देने तक की बात की। तो दोस्तों, ये थे 19 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केईपन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। केईपन्योर इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।